हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ओपन स्टडी। आई होप कि इस बार आप लोगों की आवाज़ एकदम सही पहुंचे। ठीक है। तो पिछली 2-3 क्लास ख़राब हो गई हैं और बाकी की जो क्लास है आप लोगों की प्रेपोजिशन की, मे बी कि आज की डेट में मैं आप लोगों को रिकॉर्ड करके प्रोवाइड करा दूं, तो उस क्लास को आप लोग रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। अभी फ़िलहाल बस मुझे एक बार फिर से आप लोग इंश्योर कर दो, क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुँच रही है या नहीं, और वो भी सही। ज़रा एक बार बता दो। चलिए, आवाज़ तो एकदम क्लियर है भाई। ठीक है। अब मैं आप लोगों को क्लास का इंट्रोडक्शन देता हूं। सबसे पहले ये पहली क्लास है आप लोगों की PQRS की, यानी कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट। देखो, ध्यान पूर्वक सुनना। अगर आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, या तो आप लोग बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, या फिर स्पेशली आप लोग SSC की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई एयरफोर्स वगैरह की तैयारी कर रहा है, तो मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहली बात, ऊपर वाली जो लाइन है ये बैंकिंग में जो है सबसे ज़्यादा यूज़ करी जाती है कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। वहाँ पर टाइप ऑफ क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट होते हैं। 5 सेंटेंस होंगे, उनमें से आपको सबको अरेंज करना है। फिर वो आपसे एक एक करके क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ सेकंड नंबर वाला सेंटेंस कौन सा है, थर्ड नंबर वाला कौन सा है। ठीक है। हाँ, क्लास अभी स्टार्ट हुआ है जस्ट तुरंत। और अगर एसएससी की तैयारी करते हो या फिर एयरफोर्स वगैरह की तैयारी करते हो, तो वहां पर आपको PQRS या फिर ABCD या XYZ ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है। तो ये सारी की सारी क्लासेस के लिए एक ही चीज़ बताऊंगा, मतलब सारे के सारे आप चाहे किसी की भी तैयारी कर रहे हो, आपको कंटेंट मीडिएबल मतलब ऐसा मिलेगा, एकदम कॉमन मिलेगा, जो आपके हर एग्जाम में काम आएगा। ठीक है। और जब भी हमारे किसी टॉपिक को लेकर, किसी पर्टिकुलर एक चैप्टर को लेकर पहली क्लास होती है, तो मैं आपको बोलता हूं कि पहली क्लास कभी मत छोड़ा करो, क्योंकि पहली क्लास में पूरी की पूरी आगे जितनी भी क्लासेस होने वाली होती हैं उनका एक डायरेक्शन होता है। ठीक है। उसका एक डायरेक्शन होता है कि बताओ आपको इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसके अंदर ये चीज़ें सिखाई जाएंगी। मतलब इंट्रोडक्टरी जो क्लास होती है वो सबको देखनी चाहिए। ठीक है। उसमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो वही चीज़ है, आज आप लोगों की पहली क्लास है सेंटेंस रीअरेंजमेंट की। हालांकि ये पूरी तरह से प्रैक्टिस सेशन होता है हमारा, कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट। और ये जो क्लास है कॉम्प्रिहेंशन की पहली क्लास है। कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट जो हमारी इंग्लिश का थर्ड पार्ट है, एक तो ग्रामर, दूसरा वोकैबुलरी, तीसरा कॉम्प्रिहेंशन। तो कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट में ये पहली क्लास होगी। ठीक है। अच्छा, कॉम्प्रिहेंशन में कितनी कितने चैप्टर्स होंगे? एक तो PQRS वाले सारे के सारे क्वेश्चन आपके इसी में आएंगे। इसके बाद आप लोगों के क्लोज टेस्ट भी आएंगे। उसके बाद में आप लोगों को अनसीन पैसेज भी कराने वाला हूं, जो अनसीन पैसेज यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो भी इसी में आएंगे। इसके अलावा भी कुछ मिसलेनियस होंगे, वो भी आप लोगों के कॉम्प्रिहेंशन वाले पार्ट में आएंगे। वैसे मेन आपके 3 चैप्टर यही रहने वाले हैं, PQRS, क्लोज टेस्ट और अनसीन पैसेज। लगभग आप लोगों के PQRS की भी 10 क्लास होंगी, क्लोज टेस्ट की भी लगभग 10 क्लास होंगी, और अनसीन पैसेज की भी आपकी कम से कम 10 क्लास होंगी। ठीक है। हाँ, तो क्लास में प्रैक्टिस तो हम लोग करेंगे ही, जो कि रेयरली मिलती है। प्रैक्टिस भी जनरली आपको हर जगह नहीं मिलेगी। उसके साथ साथ मैं हर क्लास के पहले आपको एक छोटा सा लर्निंग टिप्स होती हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, जो मैंने यूट्यूब पर भी आप लोगों को बताया था। वही कुछ पॉइंट्स मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूं कि पहली क्लास कभी मत छोड़ना। तो पहली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि पैराजंबल जो होते हैं, यानी कि PQRS जो होते हैं, यानी कि सेंटेंस रीअरेंजमेंट जो होते हैं, यानी कि ABCD जो भी होते हैं, ये जो क्वेश्चन होते हैं, इनको सॉल्व करने के लिए कौन कौन सी टिप्स हैं जो हमें याद रखनी है हमेशा के लिए, जो कि आपके लिए हमेशा काम आएंगी। कभी भी वो वाला पूरा पैटर्न अगर मैं आपको सिखा रहा हूं तो वो कभी गलत नहीं हो सकता। ठीक है। ध्यानपूर्वक सुनना। यहां पर लिखा है मैंने 4 ऐसे स्टेप जो आपको PQRS सॉल्व करने के लिए मदद करेंगे, उनको हमेशा आपको याद रखना है, और उससे आप एक क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात कि कभी भी हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, जब भी हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करेंगे, तो वहां पर एक बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि कभी भी उस पैसेज के मीनिंग को समझने मत बैठ जाना।
कि इस पूरे पैराग्राफ का मतलब क्या होगा, इसकी हिंदी क्या होगी, ये कहना क्या चाहता है। इन सब में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आपको इतनी ही नॉलेज लेनी है, इतना ही सब कुछ जानना है कि इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये कहना क्या चाह रहा है, इसके लिए आप घर पे पढ़ाई करो। ठीक है, घर पे आराम से पोइट्री पढ़ो, प्रोज पढ़ो और न्यूज़पेपर पढ़ो, किताबें पढ़ो, मैगजीन्स पढ़ो, मजे करो, उसमें चीजें समझो, सीखो। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठे हो या प्रैक्टिस, टारगेटेड प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वहां पर इन सब चीजों का मैटर खत्म हो जाता है। वहां पर सिर्फ आपका एक ही फोकस रहना चाहिए, बिल्कुल एकदम क्लियर, कि बस मुझे क्वेश्चन दिखे और कैसे ना कैसे करके मैं इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाऊं, बस, जिससे मेरा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। आपको अगर नॉलेज ग्रहण करनी है, कॉम्प्रिहेंशन जो है आपको कवर करना है, कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज चाहिए, उसको आपको घर में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आराम से रीड करो, कुछ भी रीड करो, उसमें से आप लोग बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो चलो मैं आपको बस वही तरीका बताऊंगा। आपको मीनिंग की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आपको बस फोकस रखना है अपने क्वेश्चन पर। ठीक है, कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए चुटकियों में। तो आपको चार कौन कौन से पॉइंट फॉलो करने। सबसे पहले आपको अपने ऑप्शंस की तरफ देखना है। ठीक है, जो भी आपका PQRS का क्वेश्चन दे रखा है, उस PQRS के ऑप्शंस की तरफ देखना है और उस ऑप्शंस की तरफ मात्र 5 सेकंड तक देखना है। 5 सेकंड में क्या होगा, चारों के चारों ऑप्शन आप देख लोगे। सर उस चारों के चारों ऑप्शन में देखना क्या है, आपको बस ये देखना है कि इन चारों के चारों जो रीअरेंजमेंट लिखे हुए हैं, उनमें स्टार्टिंग में कौन कौन सा सेंटेंस है। जैसे यहाँ पर B से शुरू हो रहा है, ये A से शुरू हो रहा है, ये C से हो रहा है, ये D से हो रहा है। तो आपको बस ये चेक करना है कौन से सेंटेंस से पैराग्राफ शुरू हो रहा है, कौन जो अरेंजमेंट है शुरू हो रहा है। तो इन्हीं में से तो कोई एक आंसर होगा। मान लो ये भी C से शुरू हो रहा है, ये भी C से शुरू हो रहा है, ये भी A से और B से, मतलब D नहीं है। तो यहाँ पर जो D वाला ऑप्शन होगा उसको आप पहले नंबर पर रखने से कोई फायदा होगा, क्योंकि वो तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो इसलिए आपको एक फायदा यहाँ से हो जाएगा। आपको सबसे पहले काम करना है, मात्र 4 से 5 सेकंड में आपको क्या करना है, अपने ऑप्शंस को देखना है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है हमारा सेकंड वाला। आपको सबसे पहले जो भी पैराग्राफ दिया जाएगा उसमें से आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है चूज करना होता है। मतलब पहले नंबर पर आप कौन से सेंटेंस को लिखोगे, आप सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट को लिखोगे। ठीक है सर, ग्रामर क्या कंप्लीट हो गई? अभी कहाँ ग्रामर कंप्लीट हो गई भाई, ग्रामर चल तो रही है। प्रेपोजिशन की क्लास नहीं हो पाई थी कॉज ऑफ टेक्निकल प्रॉब्लम, उसमें आवाज़ नहीं आ रही है माइक में। अभी माइक जो है सही करवाया है, तो अभी ग्रामर चलेगा, प्रेपोजिशन की क्लास चलेगी और आज की डेट में ही क्लास होगी। टेंशन मत लो, आज क्लास आपको मिल जाएगी कैसे ना कैसे करके। हाँ थैंक यू सर, आप बहुत 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 कितनी बार बहुत लिखोगे भाई? रिंकिया के पापा अच्छा पढ़ाते हैं सच में, वाह थैंक यू भाई। और सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी करा दीजिएगा। वह गधे हो, नालायक हो। एक भाई साहब कह रहे हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी करा दीजिएगा। ये क्या करा रहा हूं, ये पैराजंबल क्या होते हैं? ये सेंटेंस रीअरेंजमेंट ही होते हैं। मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, PQRS, पैराजंबल, ABCD, ये सब एक ही चैप्टर के नाम है भाई, ये वही करा रहा हूं। ठीक है, तो दूसरा काम आपको क्या करना है, चूज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द पैराग्राफ। आपको पैराग्राफ का सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट पहले नंबर पर लिखना है। ठीक है, अब अगर किसी स्टूडेंट को ये नहीं पता कि सर ये इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या होता है, ये सबसे मेन है, ये इंपॉर्टेंट है, यही है जो आपके क्वेश्चन को सही करा सकता है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब आपको ये नहीं पता है कि सर इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या होता है, मैं आपको इजी भाषा में समझाता हूं। आप उसको सब्जेक्टिव पार्ट भी कह सकते हैं। सर सब्जेक्टिव पार्ट क्या होता है, मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसको कह सकते हैं नाउन सेक्शन। एक ऐसा सेक्शन, एक ऐसा सेंटेंस, एक ऐसा पैराग्राफ जिसमें नाउन दे रखा है ना, जिसको हम सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं कि इस पूरे सेंटेंस का, इस पूरे पैराग्राफ का मेन सब्जेक्ट है ये, उसको सब्जेक्टिव पार्ट कहते हैं या नाउन सेक्शन कहते हैं, या फिर आप उसको इंट्रोडक्टरी पार्ट कह सकते हैं, जिसका इंट्रोडक्शन सेंटेंस में दिया जाता है। अभी एग्जांपल दूंगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा पार्ट आप लोगों को, तीसरा पॉइंट आपको फॉलो करना है कि आपको जैसे ही इंट्रोडक्टरी पार्ट मिल जाता है, तुरंत उसके बाद आपको क्या करना है, पेयर्स बनाने हैं। पेयर्स कैसे बनाते हैं कि सर बी के बाद कौन सा ऑप्शन आना चाहिए। मान लो आपने बी ढूंढ लिया, पहले नंबर पर आ रहा है, तो उसके बाद सी आएगा या डी आएगा। ये कैसे चेक करेंगे, इसमें आपको ग्रामर की मदद लेनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें आपको ग्रामर की थोड़ी सी मदद लेनी पड़ेगी। हाँ, कि वहां पर कंजंक्शन से जब दो सेंटेंस जुड़ते हैं, ठीक है, एक नाउन इधर दे रखा है, दूसरा नाउन इधर दे रखा है, तो उनका थोड़ा सा मैचिंग मिलाओ, ये काम आपका होता है। ठीक है, थोड़ा सा तो आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी। अगर बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो फिर इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व आप कभी नहीं कर सकते। ठीक है, थोड़ा बहुत तो आप लोगों को
नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो इंग्लिश की थोड़ी बहुत जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आता है लास्ट वाला ऑप्शन, जो कि सबसे ज्यादा दूसरा सबसे इफेक्टिव पॉइंट होता है, एक सेकंड वाला एक फोर्थ वाला। ये क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और वो भी टाइम से पहले, कम समय में, कम टाइम में, यही काम आता है जो आपके कम टाइम में, क्योंकि भाई साहब नॉलेज तो हर एक स्टूडेंट के पास होती है, जो भी टॉपर होते हैं उनके पास नॉलेज बहुत होती है, बट उनके पास प्रॉब्लम होती है समय की, उनके पास टाइम कम पड़ जाता है, इस वजह से उनके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते। क्वेश्चन सारे आ रहे होते हैं उनको, लेकिन फिर भी टाइम की वजह से सब गड़बड़ हो जाता है। तो उसको एलिमिनेशन का विशेष ध्यान रखना है। सर एलिमिनेशन क्या होता है, टर्मिनेशन। टर्मिनेशन क्या होता है, किसी चीज की समाप्ति, खत्म करना। तो जैसे ही आपको पता चल रहा है कि यार ये ऑप्शन नंबर बी तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता, इसको हटा दो, सी नहीं हो सकता, इसको हटा दो, डी नहीं हो सकता, ये नहीं हट, तो बचा क्या, ए, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे करके अगर आप क्वेश्चन का आंसर करते हैं भाई साहब, चुटकियों में आंसर आ जाएगा, और इसमें टाइम मात्र 4 से 5 सेकंड लगता है। एलिमिनेशन के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेशन के लिए भी आपके पास ये सारी की सारी चीजें आनी चाहिए। एलिमिनेशन भी ऐसी नहीं होता है, ठीक है, वहां पर भी कीवर्ड्स का ध्यान रखना होगा। और याद रखना एक बात मेरी, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इकलौती चीज होती है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स पे जितना काम करोगे, टेक्निक्स पे जितना काम करोगे, ट्रिक्स पे जितना काम करोगे, थोड़े से दिमाग का जितना इस्तेमाल करोगे, उतना कम गलती, कम समय में सही आंसर दे पाओगे। और अगर आप समझने में अपने आप को उसमें एकदम पूरी तरह से उसमें घुसे जा रहे हैं और पूरी मेहनत में मरे जा रहे हैं, दिन रात प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया मैंने, ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। गर्दा उड़ा देंगे इंग्लिश में ओपन स्टडी के स्टूडेंट हैं भाई, रिंकिया के पापा। तो मैं पहली बार तो देख रहा हूँ मैं यहाँ पर रिंकिया के पापा। चलो बहुत बढ़िया है, पर इतना भरोसा है आप लोगों को, थैंक यू भाई पापा जी। यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन है, मैंने सबसे पहले कहा कि आपको ऑप्शन देखने हैं, नहीं भी देखो तो भी चलेगा, सारे के सारे ऑप्शन बी से शुरू हो रहे हैं, तो एक चीज तो कंफर्म होगी कि ये सबसे पहले नंबर पर आना है। अब दूसरा काम करना है, आपको पेयर बनाना है, ठीक है। इसका मीनिंग मत समझना, अरे वाह यार नूडल्स की बात हो रही, पहले पूरा पढ़ लेता हूँ, क्या पता इसमें रेसिपी मिल जाए कैसे बनते हैं, भाई ये सब नहीं करना है। तो नूडल्स आर द स्टेपल फूड इन मैनी कल्चर, इतना आपको पढ़ना ही नहीं है, इतना नहीं पढ़ना है, सीधे सीधे आना है कि अब इसके बाद कौन सा ऑप्शन आएगा, सी, ए, डी या सी। या तो डी आ सकता है या सी या ए, ठीक है, तो सब भी आ सकते हैं। अब इसके तुरंत बाद में जो नूडल्स हैं उसके बाद में आप क्या लगाना पसंद करोगे, क्या दे आर देन सर्व्ड विद सॉस एंड सूप। क्या जब एक मतलब पहले नूडल्स जो है कई सारे कल्चर्स में बनाया जाता है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नूडल्स होते हैं। अब यहाँ पर जो सी वाला ऑप्शन है ये तो लास्ट में आएगा, क्योंकि वो कह रहा है तब जाके उनको सर्व किया जाता है किसी के सामने सॉस डाल के कि लो भाई साहब बन गए नूडल्स। तो ऑब्वियसली जब कोई चीज़ बन जाएगी तभी तो किसी के सामने सर्व करोगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सबसे लास्ट में आएगा। अब देखो कीवर्ड हमने पकड़ लिया कि सी सबसे लास्ट में आएगा, कहां पर है सी, यहां पर नहीं है, यहां पर है, यहां पर है, तो ये दो ऑप्शन तो हट गया। बी और सी में सी आंसर हो सकता है। अब पेयर बना लो। पेयर कैसे बनाएंगे, देखो पेयर कैसे बनाते हैं इसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे यहां पर लिखा हुआ है देयर आर मैनी अदर वेराइटीज, मतलब नूडल्स की और भी बहुत सारी वेराइटीज होती हैं, और यहां पर लिखा हुआ है हाउ एवर ऑल वेराइटीज आर यूजुअली कुक्ड इन बॉइलिंग वाटर, और जहां तक है सारी की सारी जो वेराइटीज हैं वो बॉइलिंग वाटर में, मतलब उबलते हुए पानी में ही क्या की जाती हैं, कुक की जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए और डी ये हो गए आपके पेयर, मतलब ए के बाद डी आना ही आना है, ठीक है, और ये लास्ट में आना है। तो ए डी सी ये तीन पेयर आप लोगों को मिल गए, और बी से सेंटेंस की शुरुआत होगी, तो बन गया बी ए डी सी। बी ए डी सी ऑप्शन नंबर बी इकलौता एक ऐसा आंसर है जो इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। तो भाई साहब दिमाग तो थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, और दिमाग लगाने के लिए भी थोड़ा सा और दिमाग लगाओगे तो आपको बस कुछ नहीं करना, ये 4-5 पॉइंट फॉलो करने हैं। आई गारंटी आपका टफ से टफ क्वेश्चन, कठिन से कठिन क्वेश्चन इन 4 पॉइंट से हल हो जाएगा, एकदम सॉल्व हो जाएगा, कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आई गारंटी, ठीक है। तो मेरी बात मानोगे तो ये 4 चीज, जिनमें से भी सेकंड वाला और फोर्थ वाला ये जरूरी है, ठीक है, बिल्कुल ही जरूरी है, चारों के चारों स्टेप। चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन का जवाब आप लोग देते रहना,
सोच समझ के, ठीक है। सभी का आंसर आना चाहिए। बताओ, आपके पास 20 सेकंड का टाइम है, फटाफट से मुझे आंसर कर दो इस क्वेश्चन का। बहुत बढ़िया, चलो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना, इंट्रोडक्टरी पार्ट ढूंढना है सबसे पहले, और अगर वो मिल गया तो आंसर आराम से कर ही पाओगे आप, है ना भाई। सिंपल सी बात, क्या लगाओगे, देखो इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या हो सकता है, आई फाउंड या फिर ही या सो। देखो इससे सेंटेंस शुरू नहीं होगा क्योंकि ये सो है, ये तो एडवर्ब है, कंजंक्शन हो सकता है। अब इसमें सब्जेक्टिव ये भी है, ये भी है, ये भी है, इनमें से भी क्या लगाना पसंद करोगे बताओ। ये कह रहा है आई फाउंड ही मतलब ऑलरेडी किसी की बात हो रही है, ये जो प्रोनाउन है वो किसी नाउन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नाउन कौन है इसमें, सेलर, ठीक है। हाँ, तो सेलर जो है वो नाउन है, और ये ही जो है वो भी सेलर के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो कहने का मतलब ही तब स्टार्टिंग में आ सकता था जब सेलर नहीं होता, लेकिन इसमें सेलर है तो पहले सेलर वाला पार्ट पहले आना चाहिए या फिर ही वाला पार्ट पहले आना चाहिए। तो ऑब्वियसली आपको सबसे पहले क्या टिक करना होगा भाई साहब, डी वाला। यहां पर जो है आई, अब चूंकि यहां पर भी आई है और यहां पर भी आई है, अब इन दोनों में से कौन सा आई वाला पहले नंबर पर आएगा ये आपको टिक करना पड़ेगा। देखो ऑप्शन नंबर 20 का सटीक जवाब हो रहा है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपने इंट्रोडक्टरी पार्ट चूज किया। ये कह रहा है कि आई वॉज स्टैंडिंग ऑन द डॉक व्हेन बाय एक्सीडेंट, जब एक एक्सीडेंट के दौरान मैं डॉक के पास में खड़ा हुआ था। डॉक होता है बंदरगाह, जहां पर जहाज खड़े होते हैं, पानी के जहाज, वहां पर खड़ा हुआ था। तो ये सब बोलने के बाद वो कह रहा है आई फाउंड ही वॉज, सॉरी हाँ, आई फाउंड ही वॉज एन ओल्ड सेलर, और इसने कहा आई फेल इन टॉक विद अ स्ट्रेंजर, मैं वहां पर खड़े खड़े एक स्ट्रेंजर यानी कि एक अजीब अजनबी व्यक्ति से बात करने लगा, और मैंने जाना कि वो व्यक्ति क्या है, वो एक सेलर है, ओल्ड सेलर है। सेलर क्या होता है मैं समझाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनोगे। देखो ये टफ क्वेश्चन है, अब क्यों है टफ क्वेश्चन भाई, सीजीएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और वो भी मेंस लेवल के क्वेश्चन। इसके बाद 2-3 क्वेश्चन निकल के सारे के सारे क्वेश्चन मेंस वाले हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल हैं, और अगर आप लोगों को पहले से ही कठिन क्वेश्चन करने की आदत होगी तो ही आपको सारे के सारे क्वेश्चन इजी लगेंगे, ठीक है। हमेशा आराम से सही जवाब दे के आओगे, लेकिन आदत डाल लो कि अगर आपको कोई कठिन सवाल मिलता है तो उससे डरना नहीं है। पहला काम तो आपको यही करना है, जब भी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो पहला काम आपका यही होना चाहिए कि मुझे डरना नहीं है, चाहे गलत हो या सही हो, बस मैं क्वेश्चन करके आऊंगा, मुझे नहीं पता। और पेशेंस की सबसे ज्यादा जरूरत होती है जब आपके टफ क्वेश्चंस आपके सामने होते हैं, जब आपके सामने चैलेंजेस होते हैं, वहां पर पेशेंस की सख्त जरूरत होती है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर देख करके आप घबरा जाओगे, यार नहीं मेरा मन नहीं कर रहा आज, कल से आज सर जाने दो, कल से तो मैं पक्का ही नहीं आऊंगा क्लास में, तो फिर गलत है, ये गलत बात है। तो यहाँ पर मैंने कहा कि जब मैं एक बंदरगाह के पास खड़ा हुआ था तो मैंने वहाँ पर एक व्यक्ति से बात करना शुरू कर दिया, एक अजनबी व्यक्ति से। मैंने जाना, आई फाउंड ही वॉज एन ओल्ड सेलर, सेलर होता है नाविक, एक ऐसा व्यक्ति जो जहाज चलाता है। ओल्ड मतलब बहुत दिनों, एक बूढ़ा व्यक्ति है, वो बहुत पुराना नाविक है, नाव चलाने वाला जो होता है, पानी का जहाज चलाने वाला। एंड न्यू ऑल द सी फेरिंग मैन इन ब्रिस्टल, ब्रिस्टल एक जगह है, ठीक है, अमेरिका में या कहीं पर भी, उसको पूरी की पूरी जानकारी है किस तरह से नाव चलाई जाती है, सब कुछ उसको आता है। तो इतना तो पता चल गया कि शुरुआत होगी डी से और इसका पेयर होगा ए, ठीक है। डी के बाद शुरुआत होगी ए और इसके बाद तुरंत। देखो यहां पर डी शुरुआत में नहीं है, ये आपका एलिमिनेशन फोर्थ वाला पॉइंट इस्तेमाल कर रहा हूं। ये बी से शुरू हो रही है, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। ये डी से शुरू हो रहा है, ये भी डी से शुरू हो रहा है, लेकिन डी के बाद हमने पेयर बनाया ए का, ठीक है, तो ये भी हट गया। हमने चारों के चारों पॉइंट इस्तेमाल करे। सबसे पहले हमने ऑप्शंस देखे, वो जरूरी नहीं होता है, देखो देखो मत देखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंट्रोडक्टरी पार्ट चूज किया तो डी ऑप्शन मतलब दो तो आपने वैसे ही हटा दिए। फिर पेयर बना लिया आपने डी के बाद ए, तो डी के बाद ए सिर्फ ऑप्शन नंबर 20 का इकलौता आंसर है जो इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। हाँ, एक ही काम करना है, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम डरना नहीं है। जैसे अगर आपको क्लोज टेस्ट मिल जाए तो आप क्या करोगे, क्लोज टेस्ट को देखते ही आप डरना शुरू कर दोगे, यार ये नहीं होगा, बोरियत सी फील करोगे, सर भारी सा होने लगेगा, अजीब सी फीलिंग आने लगेंगी, नहीं यार इंग्लिश मेरे बस की बात रहे, मैंने तो पापा से पहले ही मना किया था, मैं एसएससी नहीं करना चाहता, मैं ये नहीं, मुझे एमबीए करा दो, मुझे ऐसे से ख्याल तुरंत आने लगते हैं। लेकिन जरा सी भी हिम्मत नहीं करता एक बच्चा
जैसे कि अब अगला क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए आपको हिम्मत जुटानी है, चाहे गलत हो या सही, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, भाड़ में जाए दुनियादारी। अब सॉल्व करने की अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो एक चुटकी में आप इसका आंसर कर सकते हो, एक चुटकी में, एक सेकंड, एक चुटकी सिंदूर वाला नहीं, एक चुटकी ये बजाने वाली चुटकी। बताओ इस क्वेश्चन का जवाब कौन देगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन, बस चारों के चारों पॉइंट्स इसमें इस्तेमाल करो और जवाब दो। सबको क्वेश्चन आएंगे, सब क्वेश्चन करेंगे, इसके जवाब भी सब देंगे। बताओ। हाँ, ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। बताओ भाई। देखो भाई, सबसे पहले अगर सेंटेंस में जैसे यहां पर वंस लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? वंस लिखा है, तो शुरुआत वंस से होगी, ये आप ठान लो। क्यों होगी वो मैं आपको बता देता हूं। दो ऑप्शन आने आपने एलिमिनेट कर दिए, मतलब ये तो आंसर ही नहीं होंगे। अब बचे दो ऑप्शन। अगर आपको कोई दो ऑप्शन देता है तो कितना आसान हो जाता है क्वेश्चन, 50% क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो ही गया। सर वंस पहले नंबर पर क्यों आता है? वंस के दो मीनिंग होते हैं। एक तो वंस का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी के लिए, अगर आप इसको फ्रीक्वेंसी के लिए इस्तेमाल करते हैं तब तो ये जरूरी नहीं है कि पहले नंबर पर आए, ये बाद में भी आ सकता है। जैसे यार प्लीज तो मुझे एक बार ये काम करने दे, ठीक है ना, आई विल डू दिस वंस ऐसे करके, या वंस आई विल डू दिस, कम से कम एक बार तो मैं इसको करूंगा। तो उससे पहले आप कोई दूसरे स्टेटमेंट लगा सकते हैं, वंस को बाद में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब दूसरा मीनिंग होता है वंस का, एक समय की बात, एक समय की बात है, वंस का मतलब होता है वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है, वंस अ ईयर अगो ऐसे करके, या केवल वंस लिखा हो तो भी वन, एक समय की बात। तो ये बात होती है पास्ट की, ये बात होती है पास्ट की। दो मीनिंग होते हैं वंस के, ध्यान रखना। एक तो होता है वंस का मतलब एक समय की बात, ठीक है, और एक होता है वंस का मतलब फ्रीक्वेंसी के लिए, कि मतलब मुझे ये काम एक बार करना है, ठीक है, लेट मी डू दिस वंस, मुझे इस काम को एक बार करने दो। तो ये तो आपका कंफर्म हो गया कि वंस जो है सबसे पहले नंबर पर आएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि वंस एक समय की बात है, अ पैडलर सेट लुकिंग एट हिज रेड ट्रैप्स। एक पैडलर यानी कि जो घर घर जाकर के सामान बेचता है ना, वो ऐसे ही अपना बैठा हुआ था रेड ट्रैप्स के साथ ऐसे करके, और ये पहले नंबर पर आएगा। दो ऑप्शन है, अब सी के बाद बी आना चाहिए या सी के बाद ए आना चाहिए, ये दोनों में से आपके पास ऑप्शन है। देखो यहां पर पैडलर जो है वो कौन है? एक पैदल जो घर घर सामान बेचता है, फेरी वाला उसको बोलते हैं। तो ये एक नाउन हो गया, और नाउन के तुरंत बाद उसकी फ्रीक्वेंसी को रोकने के लिए प्रनाउन का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका प्रनाउन जो होगा वो कौन होगा? ही होगा। तो भाई सी के बाद बी का पेयर बन गया, सी के बाद बी का, ये ऑप्शन भी हट गया। तो आपने तीन ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिए, ना तो हमने इसका मीनिंग समझा, ना हमने इसके हिंदी मीनिंग निकाले, ना हमने इसमें वर्ड मीनिंग ढूंढे, कुछ तो नहीं किया। लेकिन फिर भी हमने चुटकियों में एक बार में इसका आंसर दे दिया कि भाई इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। तो आपने इसका सटीक जवाब दिया, आगे निकल गए। तो बताइए कि यहां तक किसी को कोई तकलीफ हो रही है? मतलब कहने का कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन भी आपको आसान लग रहे हैं या नहीं? क्या आपके अंदर थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ हम भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के? भाई साहब बस मैं यही चाहता हूं कि आप डरना मना करें, सबसे पहले तो डरना जो है खत्म करें, ठीक है, उसके बाद कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा जब आपके अंदर का डर खत्म होगा। कभी भी चाहे इंग्लिश हो या मैथ्स हो, कुछ लोग मैथ से डरते हैं कि एडवांस मैथ नहीं पढ़ेंगे, हमें ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ना, मेरा ये वाला चैप्टर वीक है। इन सब बातों को ही खत्म कर दो कि मुझे ये नहीं आता, मैं ये नहीं सीख पाऊंगा, मुझे ये तो बेकार लगता है, ये सब बातें ही हटा दो, खत्म कर दो इनको। बस ये मान लो कि जब मैं इस फील्ड में अब आ ही गया हूं तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, अगर मैंने तैयारी करना शुरू कर ही दिया है तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, चाहे आप सर मुझे कुछ भी कराते रहो। बस इतना आपकी लाइफ में एक जो है भाग्य बढ़िया होने चाहिए कि आपको पढ़ाने वाला बढ़िया मिल जाए। मैं अपने आप की तारीफ नहीं करूँगा, लेकिन मैं इतना बोलूँगा कि जब भी आप सिलेक्शन करें किसी टीचर का, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएं, तो बस वो काम आपका होता है कि आप अपना गुरु जो है वो सही चूज़ कर लें, है ना, बस ये काम आपका होता है। वरना तो पढ़ाने वाले तो और भी, मतलब जैसे मैं ही हूँ, मैं ही पढ़ा रहा हूँ आपको, लेकिन पढ़ा वो रहा हूँ जो मुझे पढ़ाना है, मैं वो नहीं पढ़ा रहा जो तुम्हें पढ़ाना है, मैं वो पढ़ा रहा हूँ जो मुझे पढ़ाना है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, मैं आपको पढ़ाया जा रहा हूँ जो मेरा मन कर रहा है, लेकिन उसका ना तो आपसे ना आपके करियर से कोई कनेक्शन नहीं है, भले ही आपको पूरा समझ में आ रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। हाँ, तो डरना सबसे पहले ख़त्म करना है। चलो आगे, अब खुद से मैं आपको हमेशा टॉर्चर करूँगा, ध्यान रखना, मैं आपको हमेशा तंग करूँगा, मैं हमेशा आपको डराऊँगा, हमेशा आपको
परेशान करूँगा, कुछ भी करूँगा, लेकिन वो ये समझ लेना कि सर हमारे अच्छे के लिए करना है, ठीक है। चलो, तो आगे ये 4th वाला क्वेश्चन है, ये आपको ही सॉल्व करना है और मुझे इसका आंसर A to Z हर एक स्टूडेंट भेजेगा, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन का मतलब है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आएगा। बताओ भाई, जवाब दो इसका, सभी लोग जवाब दोगे। आप खुद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे खुद, बताओ। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत बढ़िया, डरना मना है। भूपेंद्र, मैना जी, चंदन, अहमद अली, आर्यन राज, बहुत बढ़िया। छाया, देखो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट चूज करना है। शुरुआत बी से हो रही है, डी से, ए से, बी से, मतलब सी से नहीं हो रही है, तो यहाँ पर ये वाला तो स्टार्टिंग में नहीं आ सकता, ठीक है। अब या तो ये पहले नंबर पर आएगा या ये आएगा, सॉरी ये नहीं, ये आएगा या फिर ये आएगा। ये पॉजेसिव केस है, ये भी आपका एडवर्ब है। अब इसमें जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, नाउन क्या है, वो है आपका बी, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो पहले नंबर पर आएगा, क्योंकि इंट्रोडक्टरी पार्ट यही है आपका। जो नाउन पार्ट होता है, ओलंपिक सी तो हमारा नाउन है, तो ये पहले नंबर पर आएगा, मतलब बी से सेंटेंस शुरू होगा। तो ऑप्शन नंबर सी भी हट गया और बी भी, ये दोनों एलिमिनेट कर दिया आपने। अब आपके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, एक तो बी ए और बी सी। अब जैसे ही आप इसका पेयर बना लेते हैं कि बी के बाद क्या आना चाहिए, तुरंत आप आंसर कर देंगे 1 सेकंड में। 2 सेकंड तो इसमें लगे, 1 सेकंड और लगेगा कि भाई बी के बाद क्या आना चाहिए। यहां पर ओलंपिक्स जो गेम है ये प्लूरल नाउन है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए इसका पॉजेसिव केस या प्रोनाउन जो भी यूज करोगे वो ढूंढना है। अगर आप इसके बाद हाउएवर लगाओगे तो गलत। अब यहां पर इसके पोजीशन इसमें दिखाए जा रहे हैं कि देयर प्रेस्टीज एंड ग्लोरी, उनकी जो प्रतिभा है, प्रतिष्ठा, यानी कि जो फेमस हुए थे, पहली बार जो ओलंपिक हुए थे वो 776 बीसी में हुए थे। कहां पर, ग्रीस में। उनकी जो प्रतिष्ठा है, उनकी जो पब्लिसिटी है, वो बहुत पूरे वर्ल्ड लेवल पे फैल गई। तो यहां पर इसके पोजीशन की बात यहां पर कर दी है, तो ये आपका क्लियर हो गया कि बी के बाद ए आना है। बी के बाद ए आना है, कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए ही है जो इसका सटीक जवाब हो सकता है। सी के बाद बी, कहां घूम रहे हो। बी ए इसका जो है पेयर बनेगा और ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही जवाब होगा। कुछ लोगों ने गलत लगाए हैं, कुछ लोगों ने डी लगा दिया है इसका आंसर। बी के बाद सी नहीं आएगा, बी के बाद सी तो आने, सी नहीं आएगा, सी तो इट वाज बिकॉज, क्योंकि यहां पर क्रिश्चियन, देखो यहां पर जो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन, इसका जिक्र यहां पर देखो, इन दोनों को, क्रिश्चियनिटी और क्रिश्चियंस, ये आपके पेयर बन रहे हैं कि डी के बाद सी आएगा। भाई ये कह रहा है कि हाउ एवर विद द एडवेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी द गेम्स लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस, जो क्रिश्चियनिटी है उसकी वजह से, मतलब अपनी जो धार्मिकता है उसकी वजह से सारे के सारे जो गेम्स हैं उन्होंने अपनी इंपॉर्टेंस खो दी। और ये हुआ क्यों, इट वॉज बिकॉज द क्रिश्चियंस बिलीव दैट दे एनकरेज्ड पेजेंट वर्शिप इन टेम्पल्स। उन्होंने कहा कि हमने ही इस पेजेंट वर्शिप को मंदिरों में क्या किया है, एनकरेज किया है, हमने बढ़ावा दिया है। तो इसके बाद ये आएगा, तो यहाँ तक पहुँचने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पहली बार में ही खत्म कर देना है। हमारा डर क्यों बढ़ता है, हमें डर क्यों लगता है, हमें चीज़ें और ज़्यादा टफ क्यों लगती है, क्योंकि हम उसको टफ बनाने में लग जाते हैं। गलती आपकी नहीं है, ये जनरल है, जिन्होंने पहले से ही चीज़ें नहीं सीखी हैं या फिर उनको तो होना ही होना है, तो हम लोग सीधे सीधे और ज़बरदस्ती उसके अंदर घुसने जाते हैं, हम ऊपर ऊपर से नहीं निकलते हैं। भाई ऐसे क्वेश्चंस में आपको सिर्फ ऊपर ही ऊपर तैरना पड़ेगा, अगर थोड़ा सा अंदर गए तो डूब जाओगे, आपको ये नहीं पता चलेगा कि करें तो करें क्या। कुछ लोग कहते हैं कि सर ऊपर ऊपर से निकल जाते हैं, सच है भाई साहब। अगर आपको एग्जाम देना है, कम टाइम में सही क्वेश्चन टिक करके स्कोर बनाना है, तो ऊपर ऊपर ही तैरना पड़ेगा। अगर अंदर घुस गए ना तो इंग्लिश है एकदम तालाब, थोड़ा सा भी अंदर गए और हाथ वाथ डगमगा गए तो नीचे जाओगे सीधे, सांस भी नहीं आएगी आपको। तो ध्यान से सुन लेना भाई साहब। हाँ, क्लास डेली होती है, डेली होगी क्या, डेली होती है रोजाना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ऊपर ऊपर से पढ़ाने का मतलब है कि ऊपर ऊपर से समझो, इस तरह के क्वेश्चन में अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आप इसमें फंस जाओगे, इसी में फंस जाओगे। मैंने पहले मना कर दिया कि इनके मीनिंग वीनिंग ढूंढना बकवास बनती है, सिर्फ आंसर टिक करो और आगे निकल जाओ।
अगर दिमाग लगाना है तो ग्रामर में लगाओ, जितना सीखना है अंदर तक घुस घुस के सीखो, वोकैबलरी खूब घुस घुस के याद करो, घर पे जब पढ़ रहे हो पढ़ते टाइम खूब घुस घुस के याद करो, सब कुछ पढ़ो बढ़िया तरीके से। लेकिन जब प्रैक्टिस करने बैठो, टारगेटेड मॉक टेस्ट लगा रहे हो या एग्जाम हॉल में बैठे हो, वहां पर विशेष ध्यान रखना है कि उलझने की तो जरूरत है ही नहीं। जितना हो सके बाहर से काम करना है, बाहर रहना है, थोड़ा दूर रहना है, अंदर नहीं घुसना है, ट्रिकी काम करना है, दिमाग का इस्तेमाल करना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, फिर से आपको जवाब देना है। यहां पर देखो, मैं आपका एक डाउट पहले से ही खत्म कर दूं कि ये वाला जो वंश है ये वो वाला वंश नहीं है जो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व कराया था, ये फ्रीक्वेंसी वाला वंश है, तो ये पहले नंबर पर नहीं आएगा। ये कह रहा है वंस इन ऑफिस, ऑफिस में एक बार, ठीक है, तो यहां पर ये फ्रीक्वेंसी वाला वंश है, ये वंश वो वाला नहीं। अगर ये वो होता तो यहां पर वंश के बाद ऐसे कॉमा लगा दिया जाता, या वंस अपॉन अ टाइम या वंस वंस एगो ऐसे लिखा होता, या केवल वंस लिखा होता, कॉमा लगा होता। ये वंस इन ऑफिस, ये ऑफिस में एक बार की बात कर रहा है, तो ये पूरा का पूरा टाइम हो गया। इसको हम कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टार्टिंग में भी, बीच में भी, लास्ट में भी। लेकिन अगर ये वाला वंस होता तो ये सिर्फ स्टार्टिंग में होता, तो इसका विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये स्टार्टिंग में आ नहीं सकता, आ सकता है, लेकिन हो सकता है ये बाद में भी आ जाए, ठीक है। थोड़ा ध्यान से आंसर करना। बताओ इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। इंट्रोडक्टरी पार्ट चूज करो। देखो, इंट्रोडक्टरी का मतलब होता है कि जिस चीज को हम पहले नंबर पर लिख सकें। अब इसमें से आप इंट्रोडक्टरी में देखो, वंस इन ऑफिस भी लिख सकते हैं, वी वाला भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट हो सकता है, प्रोनाउन है, ये भी हो सकता है। बस ये नहीं हो सकता तो डी से अगर कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है तो इसको तो हटा दीजिए, तो होगा ही नहीं। ए से भी शुरू हो सकता है, सी से भी शुरू हो सकता है, बी से भी शुरू हो सकता है, लेकिन बी इसमें है नहीं है तो इससे भी शुरू नहीं होगा। ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। अब बताओ, ये तो ऑप्शन में नहीं है। मान लो अगर आप इससे स्टार्ट करना चाहे भी तो ये तो ऑप्शन में नहीं है, तो ए से शुरू हो सकता है। और जिसमें एक और मैं आपको कीवर्ड बता दूं, जिसमें दो ऑप्शन एक जैसे होते हैं, जैसे ए से दो ऑप्शन शुरू हो रहे हैं, तो 90% चांसेस होते हैं कि इन्हीं में से कोई एक आंसर होगा। जैसे ये ए से शुरू हो रहा है और ये ए से शुरू हो रहा है, तो इन्हीं में से कोई एक आंसर हो सकता है, सॉरी हो सकता है, लेकिन 90%। लेकिन ये इसका आंसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आप थोड़ा सा दिमाग लगा लो, चलो ठीक है। 90% तक कहा है मैंने, तो 90% में ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको दिमाग से काम लेना है। अब हम ए से शुरू कर भी सकते थे, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर ऑल्सो दे रखा है, तो अब ये 10% वाला पार्ट हो गया। ऑल्सो कब आता है ये तो आप जानते हैं, ऑल्सो का मतलब होता है भी। जैसे मैंने कहा कि मैं भी गया था वहां, इसका मतलब है कि मेरे से पहले और भी कोई गया था। तो उसने कहा यार मैं आज मंदिर गया था, तो उसने कहा मैं भी गया था। तो पहले मंदिर कौन गया था, वो बात पहले किसकी होगी, उसकी होगी। तो मान लो हम ए से शुरू करते भी, तो यहां पर तो ए वाले ऑप्शन में ऑल्सो आ गया। तो अब ये ऑल्सो वाला सेंटेंस कभी स्टार्टिंग में नहीं आ सकता, इससे पहले वाला आपको पहले लिखना पड़ेगा। तो यहां पर इससे पहले एक और बात ऐसी हो चुकी होगी किसी और दूसरे ऑप्शन में, तो ढूंढो कहां पर। ये कह रहा है कि वंस इन ऑफिस दे रिसीव फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स हु कॉल देम एनी टाइम विदाउट प्रायर अपॉइंटमेंट, दे ऑल्सो विजिट अलाइंग फ्रेंड्स, अलाइंग फ्रेंड्स जो अलग रहते हैं, एंड रिलेटिव्स और अटेंड। यहां पर देखो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स की बात यहां पर हो रही है, कौन से बी वाले ऑप्शन में, ये रहा, ठीक है, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। तो ये ऑल्सो वाला बाद में आएगा, ये वाला पहले आएगा, मतलब बी और ए ये आपको पेयर मिल गया, बी और ए आपको पेयर मिल गया, ठीक है। तो यहां पर ए से तो सेंटेंस शुरू होगा नहीं, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये पहले से हटा हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। एक तो हमने ये एलिमिनेट कर दिया, इसकी वजह से आंसर ये दोनों हट गए, ए से शुरू हो ही नहीं सकता। तो अब सिर्फ इकलौता ऐसा ऑप्शन है सी जो पहले नंबर पर आएगा। वी कैन फ्रिक्वेंटली फाइंड अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल सिटिंग हियर एंड देयर आर डूइंग नथिंग। तो सी से सेंटेंस शुरू हो रहा है, बी और ए लास्ट में आ ही रहा है, बी और ए लास्ट में आ रहा है। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, तसल्ली पूर्वक। हमने कहा कि सेंटेंस की शुरुआत इससे तो नहीं होगी, क्योंकि ये हमारे ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन में कहीं पर बी है, ठीक है। वंस जो है स्टार्टिंग में आ जाता है, लेकिन ये आएगा नहीं। अब क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ऑप्शन में कहीं पर भी बी है नहीं है, ठीक है भाई, रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब मान लो इससे सेंटेंस शुरू हो सकता है, इससे भी हो सकता है, इससे नहीं हो सकता, क्योंकि इवन दो जो होता है वो एडवर्ब होता है, एडवर्ब से कभी सेंटेंस शुरू नहीं होता है। और वैसे भी डी यहां पर एक ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर नहीं होगा।
अब या तो ए से शुरू हो सकता है या सी से हो सकता है, इन दोनों में से एक आंसर होगा या ये होगा। अब ए की बात कर लेते हैं, मान लो जिसमें दो ऑप्शन एक जैसे होते हैं तो उसके चांसेस ज्यादा होते हैं कि इन्हीं में से कोई एक आंसर होगा। तो ए को देखें तो ए के अंदर ऑल्सो, जिस सेंटेंस के अंदर ऑल्सो लिखा होगा ना मेरे प्यारे बाबू, ध्यान से सुनिएगा, ऑल्सो वाला सेंटेंस कभी स्टार्टिंग में आ ही नहीं सकता, क्योंकि ऑल्सो का मतलब है भी। तो इस तरह का स्टेटमेंट किसी दूसरे पार्ट में जरूर होगा। जैसे यहां पर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स की बात कर रहा है, तो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स की बात यहां पर हो चुकी है, और जिसमें ऑल्सो लिखा होता है वो उसके बाद में लिखा जाता है। तो कहने का मतलब बी पहले लिखा होगा ए से, तो अब ए से कभी सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब ये दोनों ऑप्शन फिर से हट गए। अब तीन ऑप्शन जब हट गए तो हमें इसमें दिमाग खपाने की जरूरत है क्या? हम इसको पढ़ेंगे क्या? हम इसके मीनिंग ढूंढेंगे क्या? अरे सिर्फ इकलौता ऐसा ऑप्शन बच रहा है जो आंसर हो सकता है, फिर आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है कि इसमें कौन सा आंसर होगा। तो सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन है जो इसका सटीक और एकदम बेहतरीन आंसर हो सकता है। अगर इतने पे भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ना तो भाई साहब मुझे माफ करना। अगर इतने पे भी आपको नहीं समझ में आ रहा है और आपका डर अगर अभी भी खत्म नहीं हो रहा है और अगर आपकी चीजें अभी भी आसान नहीं हो रही हैं, ठीक है, तो फिर मुझे माफ करना भाई, मैं फिर आपके को समझाने के काबिल नहीं हूं। लेकिन इतना कह सकता हूं कि इस तरह के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में कोई आपकी इतनी मदद नहीं करेगा, है ना, जितनी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। क्योंकि ये एक एक्सपीरियंस है और ये एक स्टूडेंट की तरह हम लोग सोचते हैं, क्योंकि हम भी स्टूडेंट हैं। तो उस तरह से मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूं, उसी तरह से मैं आपको तैयार कर रहा हूं। तो जितना मेरे से हो पा रहा है मैं उतना कर रहा हूं, और यही इफेक्टिव है, यही सत्य है ना। इसको दिमाग में सेट करके चलना। ये मान लो कि इससे बढ़िया तरीका और कहीं पर नहीं मिल सकता आपको PQRS और सेंटेंस रीअरेंजमेंट सॉल्व करने का। एक और क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई साहब आपके सामने है, सेम फॉर्मूला, सेम ट्रिक, सेम सब कुछ सेम है, ऐसे ही अप्लाई करो, आप आंसर कर दोगे। सिर्फ पहली पहली चीजें चेक करके आंसर कर सकते हो मात्र 10 सेकंड में। जवाब दो, इसका आंसर क्या होगा? जब भी टाइम की बात हो, अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो तो अभी भी मैं बता देता हूं, जब भी टाइम की बात हो, जैसे वंस हो गया, वंस अपॉन अ टाइम हो गया, वंस अपॉन अ टाइम ऐसे लिखा हो, वंस वंस एगो हो, मैनी ईयर्स एगो, मैनी ईयर्स बिफोर, ठीक है, अ फ्यू ईयर्स एगो, इस तरह का टाइम जब भी लिखा हो ना, तो 99.999% तक ये आपका सबसे पहले नंबर पर आएगा। ट्रिक देखो, ट्रिक, दिमाग का यूज करो भाई, दिमाग का इस्तेमाल करो, घुसो मत, फालतू मेहनत मत करो, गधे मत बनो। गधे, गधे जानते हो? गधा, गधा कौन होता है? देखो मैं तो ऐसी भाषा यूज करूंगा, आपको पढ़ना है तो पढ़ो, वरना क्योंकि मैं आपको टॉर्चर करूंगा, मैं आपको बुरा भी बोलूंगा, सब कुछ करूंगा, ताकि आप लोग थोड़ा सा कुछ अपने ऊपर थोड़ा सा काम करना शुरू करें, ठीक है। तो गधा क्या करता है, उसको आप ना 100 ईंटें दे दो, उसके उस पे शरीर पर लाद दो, लेके चला जाएगा, लेके चला जाएगा, आलस में पड़ा रहेगा, कुछ भी करवा लो, काम करने के लिए तैयार है, मेहनत करने के लिए तैयार है, लेकिन स्मार्टली वर्क नहीं कर सकता जीवन में वो कभी भी, क्योंकि उसका नाम है गधा। तो अगर गधा बनना चाहते हो तो आप बेफिजूल में आप इनमें अपना दिमाग लगाओ, स्मार्टनेस दिखाओ, ओवर एक्टिंग करो, ओवर स्मार्टनेस दिखाओ, घुस घुस के सर हॉस्टल का मतलब ये होता है, पुअर स्टूडेंट का मतलब, अरे वाह इसमें तो पुअर आ गया, नाउन से पहले काहे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। सीधी सी बात है कि ये पहले नंबर पर आएगा, ढूंढो कहां पर है सी, यहां पर सी है, ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, सिर्फ इकलौता ऑप्शन है ए जो इसका आंसर हो सकता है। बात खत्म, बात खत्म, सिर्फ पहला आंसर होगा इसका। नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ, क्योंकि इतना टाइम आपको एग्जामिनर नहीं देगा। हॉल में ऐसे ऐसे काउंटडाउन चलता है, 13, 30, 29, 28, 26, 27, सॉरी 25, है ना, ऐसे करके टिक टिक 1, टिक टिक 2, ऐसे करके, समझ रहे हो। तो वहां पर कोई फायदा फिर आपको नहीं मिलेगा। एक और क्वेश्चन, चलो, सो है, नाउ है, यू है, बट है, बता दो कौन से सेंटेंस को आप सबसे पहले नंबर पर लिखोगे। 1 सेकंड का क्वेश्चन है और लग ऐसे रहा है पता नहीं ये आपके घर बार बर्बाद कर देगा, ठीक है। ऐसा नहीं लग रहा कि ये जमीन आसमान एक कर देगा, सब कुछ कर देगा, इतना बड़ा सेंटेंस, इतना बड़ा क्वेश्चन, और है इसमें क्या? कुछ भी नहीं है, इसमें क्या? कुछ भी नहीं। आपको पता है इन चारों सेंटेंस में सबसे पहले आ रहा है सो,
सो क्या होता है, या तो एडवर्ब या कंजंक्शन। ये पहले नंबर पर आ सकता है, नहीं आ सकता। कंजंक्शन से सेंटेंस कैसे शुरू हो सकता है, एडवर्ब से सेंटेंस कैसे शुरू हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन से हो सकता है, बस। ठीक है, वही इंट्रोडक्टरी पार्ट होते हैं। नाउ भी आपका एडवर्ब होता है, इससे भी नहीं होगा। ये यू है सिर्फ इकलौता जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, बट से भी नहीं होगा। सिर्फ सी ऑप्शन स्टार्टिंग में आएगा। ढूंढो कहां पर है सी, यहां पर है, नहीं है, ये हट गया। यहां पर है, नहीं है, ये हट गया। यहां पर है, नहीं है, ये भी हट गया। बचा क्या, ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या टिक करोगे, डी। बात खत्म, बात खत्म। कितने लोगों को लग रहा है कि आज के बाद PQRS के क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में उड़ाएंगे, बताओ। हम कहते हैं कि जिसके मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं ना, आज उसके 2 नंबर जरूर बढ़ेंगे। आज लगा के देख लेना शाम को, आज के जो PQRS के 2 क्वेश्चन आपके जरूर बढ़ जाएंगे। जाकर के चेक कर लेना, आज मॉक टेस्ट लगाना सभी लोग। मुझे यहां पर 800 से भी ज्यादा लोग देख रहे हैं। सभी लोग जाकर के आज प्रैक्टिस करना, आज मॉक टेस्ट लगाना। आज आपके दो नंबर बढ़ गए। ये मान लो अगर डेली 23 आते हैं तो आज आपके पूरे 25 आएंगे। ठीक है, PQRS के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन का जवाब देना भाई। यहां पर शुरुआत में दे लिखा हुआ है, देवर ऑल। ठीक है, प्रोनाउन है। अगर नाउन नहीं है तो ही प्रोनाउन से शुरू होगा सेंटेंस, और अगर नाउन दे रखा है तो पहले नाउन लिखना। 1 डे लिखा हुआ है, वंस अपॉन अ टाइम लिखा हुआ है, और देयर वाज ओनली 1 थिंग लिखा हुआ है। बताओ कौन सा ऑप्शन सबसे पहले लिखा जाना चाहिए। बताओ चुटकियों में इस क्वेश्चन का आंसर आएगा नहीं या नहीं आएगा। बताओ 1 सेकंड में आप इसका आंसर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बताओ भाई। हाँ बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर मात्र 5 सेकंड में आ सकता है या नहीं। बताओ, डरावना क्वेश्चन लग रहा है या नहीं। बताओ, SSC CGL का क्वेश्चन है या नहीं, और फिर भी आप इसको 5 सेकंड में कर सकते हो नहीं। बताओ किस किसने तुरंत लगा दिया था कि सर ने अभी अभी बताया था कि चाहे वंस लिखा हो कॉमा लगा के, या वंस अपॉन अ टाइम लिखा हो, या वंस एगो लिखा हो, या फ्यू ईयर्स एगो लिखा हो, या मैनी ईयर्स एगो लिखा हो, ये टाइम होता है, ये पास्ट के टाइम को बताते हैं कि एक समय की बात है, लंबे समय की बात है, 10 साल पहले की बात है। भाई साहब सी से शुरुआत होगी। सिर्फ इकलौता ऑप्शन ढूंढो, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर हो सकता है वो है सी। 5 सेकंड से भी ज्यादा नहीं लगेंगे इसमें, मात्र 5 सेकंड। सभी का A to Z सबका आंसर से। एक मैना भाई साहब हैं, वो बी लगा रहे हैं। क्या देख लिया आपने ऐसा जो बी आंसर कर रहे हो मैना जी? आपने क्या लगा लिया इस बी में जो आंसर ए से कैसे शुरुआत हो सकती है? ए जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट आपने दे चूज कर लिया होगा, लेकिन आपने ये नहीं देखा वंस अपॉन अ टाइम, अभी अभी तो बताया था एक समय की बात है। कोई बात नहीं, गलती हो गई है तो ऐसा नहीं है कि आपने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आपने देयर, वंस और वन ये सिर्फ पहले पहले वर्ड देखे हैं। आपने एक कॉमा नहीं देखा, कॉमा से यहाँ तक पूरा फ्रेज है वंस अपॉन अ टाइम, तो आपने दे लगा दिया होगा ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसी को लगा दो। ऐसा नहीं करना है ना, गलती आपकी नहीं है, लेकिन गलती आपकी ही है। थोड़ा बहुत तो आपकी गलती माननी पड़ेगी आपको। ये पूरा का पूरा पार्ट मैं आपको 4 बार बता चुका हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी से शुरुआत होगी, तो आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, अगले क्वेश्चन का जवाब दो इसका। इसमें बताओ, ये देखो मेंस लेवल का क्वेश्चन है। बताओ अब से आप मेंस लेवल के क्वेश्चन भी करने लगोगे। मैना है शायद, MAINA है, मैना है, मीना नहीं है। मैना अलग है, मीना अलग है। इतने इजी नहीं आते, वो कह रहे हैं भाई साहब इतने इजी नहीं आते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस की सर जरूर। भाई साहब ये कह रहे हैं कि इतने इजी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं ना। ये कहाँ से ऊपर से लेके आया हूँ, ये SSC CGL 9 जनवरी फरवरी मार्च 9 मार्च 2020 बहुत ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है। इससे जस्ट पहले 2020 ही एग्जाम हुआ है, इससे पहले और कोई एग्जाम नहीं हुआ। 21 से पहले 20 ही तो हुआ है, और उसका आपका पेपर का यहाँ पर टाइम, इवनिंग वाली शिफ्ट, सब कुछ सामने लिखा हुआ। करें सर ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, थोड़ा और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। एक से एक महान आदमी है भाई धरती पे। बताओ इसका आंसर। दे फर्दर एडवाइस, ये दे से शुरू हो रहा है। ये मिनिमलिस्ट्स लिखा हुआ है, ये दे लिखा हुआ है, फाइनली लिखा हुआ है। अब आप इसका भी आंसर देखो, ये तो मेंस लेवल का क्वेश्चन है। अब से आप मेंस के भी सही जवाब दोगे, और जिसका गलत जाएगा उसको भी मैं सिखा दूंगा कि सही कैसे होगा। ठीक है, हाँ अब देखो मैं आपको बता देता हूं कि सही कैसे होगा। बात आपको इतनी समझनी है कि सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट चूज करना है। मेंस लेवल का क्वेश्चन है, इंट्रोडक्टरी पार्ट। देखो मैंने कहा था कि ये जो शुरुआत हो रही है यहाँ से डी की हो रही है, ए की हो रही है, डी की हो रही है, सी। तो डी जिसमें 2
ऑप्शन एक जैसे होते हैं तो इन्हीं दो में से एक आंसर होने की संभावना होती है, लेकिन हम ऐसा भी नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे कंसेप्ट की बात करते हैं जो हमने सीखा है। देख क्या है, प्रोनाउन है, अगर नाउन नहीं होता है तो प्रोनाउन से शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर नाउन है तो पहले नाउन लिखेंगे, ठीक है। फाइनली जो है वो एडवर्ब है तो ये लास्ट में आना चाहिए, ठीक है, ये लास्ट में आना चाहिए, तो ये इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। दे जो है फिर से प्रोनाउन है, इन दोनों में से एक आ सकता है, लेकिन उससे भी पहले आएगा मिनिमलिट्स बिलीव, क्योंकि ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और कहीं ना कहीं ये नाउन होगा। हमें नहीं पता इसका मतलब क्या है, हमें नहीं पता ना, हमें पता करना है। हमें सिर्फ एक बात देखनी है कि मिनिमलिस्ट जो वर्ड है ये आपका नाउन है, वो भी प्लूरल, और उसके हिसाब से प्लूरल वर्ब दे रखी है। तो पहले नंबर पर तो डी आएगा, इतना तो कंफर्म है, पहले नंबर पर डी आएगा। डी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो दो ऑप्शन तो आपके ये हट गए। अब या तो डी से सी का पेयर बन जाए या डी के ए का बन जाए। अब इनमें से कौन सा बनाओगे? ऑब्वियसली हमने अभी अभी क्या कहा कि ये वाला जो बी है ये सबसे लास्ट में आएगा, बी सबसे लास्ट में यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो हमने ये वाला टिक कर दिया, ये इसका आंसर गलत हो गया। और वैसे भी इसके साथ में प्रोनाउन ये भी आ सकता था, ये भी आ सकता था, तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। और कंफ्यूज भी नहीं होना है, देखो यहाँ पर बिलीव लिखा है, यहाँ पर भी बिलीव लिखा है, यहाँ पर ऑल्सो लिखा है, तो ये इसके बाद आना चाहिए, ठीक है। ऑल्सो वाला उसके जस्ट बाद आएगा, यहाँ पर बिलीव, यहाँ पर बिलीव। अब इन दोनों बिलीव में से पहले वाला बिलीव कौन सा होगा? ये वाला। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर ऑल्सो लिखा है, ये बाद में आएगा। तो भाई साहब डी पहले नंबर पर आएगा, उसके बाद ए आएगा, और बी सबसे लास्ट में आना ही है, तो सी तो ऑप्शन इसमें आएगा। तो डी ए सी बी ऑप्शन नंबर सी इकलौता ऑप्शन है जो इसका आंसर। हाय राम, मिनिमलिस्ट, वेरी गुड। आ गया बात समझ में? एक और क्वेश्चन देख लो, चलो लास्ट क्वेश्चन। आपने आज मेरी एनर्जी खत्म कर दी। अगले क्वेश्चन का जवाब देना भाई सभी लोग। ये क्लास में यूट्यूब पर भी डालूंगा कुछ बच्चों को सिखाने के लिए। एज सून एज शी वॉज गिवन द स्लीपर्स, देखो यहां पर ये ऑप्शन है, यहां पर भी 2-3 ऑप्शन है, आप बताओ जल्दी से फटाफट इसमें से क्या करेक्ट आंसर होगा। जवाब देना भाई, 10th क्लास, ये 10th वाला क्वेश्चन है, इसका जवाब देना सभी लोग। देखो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट चूज करना है भाई साहब, बताओ इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या होगा? हाँ बना दो धानिया जी, तुम बड़े काम के इंसान हो, बताओ। देखो ये एज सून एज से सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, दिस स्टोरी से हो सकता है, लेकिन उससे भी पहले हम देखेंगे यहाँ पर लिखा है गूंज, यहाँ पर रिसेंटली, तो इससे भी शुरू नहीं हो सकता, इससे भी, इन दोनों से हो सकता है। अब इन दोनों में से भी गूंज, अ लीडिंग एनजीओ ऑफ इंडिया, ये एक एनजीओ का नाम लिखा है, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट तो आपको मिल गया सी, तो ये भी ऑप्शन हट गया और ये भी हट गया, बचा आपका ये और ये। इन दोनों में से कौन सा सही जवाब होगा वो चेक कर लेते हैं। अब सी के बाद ए आना चाहिए या सी के बाद डी आना चाहिए? सी के बाद ए आना चाहिए या सी के बाद डी आना चाहिए? आप बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही होगा, ठीक है। रिसेंटली अ पार्ट ऑफ दिस स्कीम, ये इसका सही जवाब पेयर होगा, या इसके अलावा दूसरा वाला ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा? एज सून एज सी वॉज, देखो सी की बात हो रही है, सी मतलब कोई ना कोई लड़की होगी, तो यहाँ पर लड़की का जिक्र तो इसमें किया ही नहीं गया है। गूंज, लीडिंग एनजीओ ऑफ रन से क्लोथ फॉर वर्क स्कीम एंड गिव्स क्लोथ्स, देखो इसमें स्कीम की बात हो रही है मेरे प्यारे, किसकी बात हो रही है? वर्क स्कीम की, और स्कीम का जिक्र यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है, स्कीम का जिक्र यहाँ पर भी किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी तो स्टार्टिंग में है, इसका पेयर आपको मिल गया डी, इसका पेयर क्या मिल गया? डी। तो पेयर इसमें सी के बाद डी ये रहा, सी के बाद ए ये रहा, ठीक है। इसमें सी की बात हो रही है, इसमें पूरे में कहीं पर भी लड़की का जिक्र किया नहीं गया है, अगर किया गया होगा तो मैं एक बार देख लेता हूँ। क्लोथ्स एंड यूजफुल आइटम्स एंड एक्सचेंज, पूरे में कहीं पर भी लड़की का यूज ही नहीं किया गया, वो किसी दूसरे वाले पार्ट में किया हो गया। देखते हैं ए कहाँ पर है, ए ये रहा, तो डी वाले पार्ट में किया गया होगा, ये रहा, रिसेंटली अ पार्ट ऑफ द स्कीम ओल्ड लेडी, ये रहा। देखो सी यहां पर है ओल्ड लेडी, लेडी मतलब लेडीज, तो यहां पर डी और ए का पेयर बन गया, डी और ए का पेयर बन गया, डी और ए का पेयर यहां पर है ही नहीं है, डी और ए का पेयर यहां पर है और सी से शुरुआत हो रही है, तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है, दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है, दिमाग को लगाने की जरूरत है, ठीक है भाई, दिमाग को सही जगह सही ठिकाने में लगाने की जरूरत है। बात समझ रहे हो मेरी? चलिए
तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10, जिसका जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका सटीक जवाब। ठीक है भाई, चलो तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे। इसके आगे का जो भी पार्ट आप लोग, अच्छा अपने सभी दोस्तों को बता दीजिएगा भाई साहब, अपने सभी दोस्तों को बता दीजिएगा। क्या बताओगे पता है कि नया बैच आने वाला है इंग्लिश का एक और, ठीक है, एक और नया बैच आने वाला है इंग्लिश का और मैथ्स का भी। ठीक है, मैथ्स का नया बैच आने वाला है, मैथ्स के नए सर आ गए हैं, ताबड़तोड़ प्रैक्टिस आप लोगों की चलेगी, मैथ्स की धुआंधार। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैथ्स अभी तक नहीं परचेज किया है कहीं से और वो पढ़ना चाहते हैं, तो अभी जल्दी से सर की क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, आराम से डेमो वेमो लीजिएगा बढ़िया तरीके से, और उनको भी डिस्काउंट दिया जाएगा। तो इंग्लिश का नया बैच आने वाला है और उनको भी डिस्काउंट दिया जाएगा। सभी अपने दोस्तों को बता दीजिएगा कि भाई साहब किसी ने भी अगर इंग्लिश का बैच नहीं लिया है तो वो भी ले लेंगे। ठीक है, हो सकता है आपको 299 का ऑफर इसमें भी मिल जाए, है ना। बाकी ये तो बस ऐसे लिख रखा है। ठीक है, थैंक यू सो मच, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ बढ़िया सा लेकर। टाटा बाय बाय।